विराम चिन्ह। विराम चिन्हों का उपयोग जानना अति आवश्यक है। इसके बिना व्यक्ति अच्छे तरीके से पढ़ लिख नहीं सकता, क्योंकि अच्छे लेखन के लिए, पढ़ने के लिए विराम चिन्हों का उपयोग जानना बहुत आवश्यक है। लिखित भाषा अपने कथ्य को तभी पूरा सफलता से व्यक्त कर सकती है जब उसमें विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग हुआ हो। अब हम जानते हैं विराम चिन्हों का क्या महत्व है। सबसे पहले हम जानेंगे विराम चिन्ह की परिभाषा। विराम चिन्ह की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम जानते हैं दूसरे शब्दों में विराम चिन्ह का अर्थ। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। आपने देखा होगा जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो हमें कहीं रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कोई निशान लगाते हैं, कुछ चिन्ह लगाते हैं, उन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम जानते हैं कि विराम चिन्ह क्यों जरूरी है। विराम चिन्हों का उपयोग जानना अति आवश्यक है। इसके बिना व्यक्ति अच्छे ढंग से पढ़ लिख नहीं सकता। विराम का अर्थ है रुकना। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का प्रस्तुत संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों में अब अनेक चिन्ह सम्मिलित कर लिए गए हैं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। बच्चों, आप एक निशान देख रहे होंगे, एक चिन्ह देख रहे होंगे। इसे कहते हैं हम पूर्ण विराम। ये कब लगाया जाता है, आइए जानते हैं। किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है वह वाक्य खत्म हो गया है। ये तब लगाया जाता है जब हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और जब वाक्य वो पूरा खत्म हो गया तो हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। पूर्ण विराम मतलब पूरी तरह से विराम, यानी रुक गए। यानी जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नसूचक या विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे पढ़ रहा हूँ, तुम जा रहे हो, राम स्कूल से आ रहा है। तो इन वाक्यों के पीछे देखिए आप, कौन सा चिन्ह लगाया गया है? पूर्ण विराम, यानी कि पूरा वाक्य हो चुका है, इसलिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। आगे एक नया चिन्ह देखिए। इसको कहते हैं बच्चों अर्ध विराम। ये कब लगाया जाता है, आइए जानते हैं। जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म ना किया जाए तो वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी
जहां अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं वहां अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। कुछ उदाहरण जानते हैं। यह घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यहाँ पर चिन्ह लगा दिया क्योंकि हम रुक रहे हैं। यह बहुत सस्ती है। अगला वाक्य जानते हैं। राम तो अच्छा लड़का है। अब राम के बारे में बात हो रही है, हम बीच में रुके, उसके बाद वाक्य को पूरा करेंगे। किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। एक और वाक्य जान लेते हैं इसी प्रकार का। कल रविवार है। आगे छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। अब देखिए 3 वाक्य हैं और तीनों में ठहराव आया और हमने क्या प्रयोग किया, इसमें अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया। आगे अगला चिन्ह देखिए बच्चों। अगला चिन्ह है हमारा, हाँ जी, अल्प विराम। एक छोटा सा निशान देख रहे हैं आप, चिन्ह देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम अल्प विराम। ये कहाँ प्रयोग होता है, आइए जानते हैं। जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्ध विराम, जो चिन्ह देख रहे हैं, से ज्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम विराम लेना हो तो वहां अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। भाव जहां थोड़ी सी देर बस रुकना है हमने, थोड़ी सी देर, वहां पर हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अल्प विराम। उदाहरण जानते हैं। सुनील, देखिए रुक गए हम, जरा इधर आना। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए हैं। इसमें अगर हम कई नाम का प्रयोग करते हैं, राम, श्याम, मोहन, तो उनमें कौमे लगा लगा कर हम अल्प विराम भाव, अल्प विराम लगाकर शब्द को प्रयोग में लाते हैं और चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे है, जहां किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहां भी अल्प विराम का चिन्ह लगता है। जैसे प्रिय महाराज, मैं आपका आभारी हूं। तो प्रिय महाराज के बाद हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। अब कुछ अंक लिखते हैं। जैसे गणित पढ़ते हैं हम, गणित पढ़ते हुए हम संख्याएं लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, 1, उसके बाद अल्प विराम, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, इस तरह हम संख्या लिखते समय भी इनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद है, जहां शब्दों को 2 या 3 बार दोहराया जाए वहां पर भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। अब इसमें क्या था, शब्दों को दोहराया गया था। आगे है, जैसे कई बार हम तारीख या महीने का नाम लिखने के बाद भी इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा आगे आता है प्रश्न सूचक चिन्ह, यानी प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। अर्थात जिस वाक्य में किसी प्रश्न भाव कोई सवाल पूछा जाए के पूछे जाने के भाव की अनुभूति हो, वहां वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी जहां बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण जान लेते हैं। ताजमहल किसने बनवाया? प्रश्नवाचक आ गया। तुम कहां जा रहे हो? यह तो तुम्हारा घर नहीं है। तो इस तरह के वाक्य जो प्रश्न का सूचक हो, वहां पर हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। आगे है उपविराम, यानी अपूर्ण विराम। 2 बिंदियां देख रहे होंगे आप, इसे कहते हैं हम
अपूर्ण विराम। जब किसी शब्द को अलग दिखाना हो, अलग से, तो वहां उपविराम यानी अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहां अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहां उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रदूषण, प्रदूषण के बाद हमने चिन्ह का प्रयोग किया है अपूर्ण विराम का। एक अभिशाप, एक और उदाहरण जान लेते हैं। जैसे हम उदाहरण लिखते रहे हैं, उदाहरण, उसके बाद ये दो बिंदियां लगाते हैं जिसको हम अपूर्ण विराम कहते हैं। राम घर जाता है, इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे है विस्मयादि बोधक चिन्ह, हैरानीवाचक, आश्चर्य चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग खुशी यानी हर्ष, विवाद झगड़ा, विस्मय हैरानी, घृणा गुस्सा, आश्चर्य हैरानी, करुणा प्रेम और भय डर आदि के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं आइए जानते हैं। वाह क्या आलीशान घर है, खुशी की बात है यहाँ, तो वाह के बाद हमने हैरानीवाचक यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है। अरे तुम कहां, ओह चिन्ह का प्रयोग किया है। यह तो उसके साथ बुरा हुआ, छी कितनी गंदगी है यहां। अच्छा ऐसा कहा उस पखंडी व्यक्ति ने तुमसे, शाबाश मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, जो मैंने दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, आश्चर्य वाले हों, हर्ष वाले हों, विवाद वाले हों, विस्मय वाले हो, हैरानी, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय, इस तरह के जो शब्द आते हैं तब हम विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। आगे है हमारा निर्देशक चिन्ह, जिसको हम संयोजक भी कहते हैं। संयोजक यानी दो को मिलाने वाला। निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह भी इनको कहते हैं। कुछ इसे रेखा चिन्ह भी कह देते हैं कुछ लोग इनसे, यानी कि इसमें रेखा लगी है। विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे इसका प्रयोग होता है। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शब्द किसने कहे, सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे, तो यहाँ पर हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया है। अध्यापक, अब अध्यापक ने जो क्या कहा, तुम जा सकते हो, तो यहाँ पर हमने रेखा चिन्ह यानी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया। उसके बाद है किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर, अर्थात एक ही शब्द के दो बार लिखे जाने पर इसके का भी प्रयोग मध्य में किया जाता है। जैसे दो दो हाथ, दो दो, एक ही जैसे शब्द हैं तो ये दोनों को अलग अलग कर रहा है, यहाँ पर हम संयोजक चिन्ह लगाते हैं। आगे है युग्म आ जाते हैं। खेल में तो हार जीत होती रहती है, हार और जीत, आगे पीछे, इस तरह के शब्द आते हैं, वहां भी हम संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे झील सी आंखें, सागर सा हृदय आदि। उसके बाद आगे आता है हमारा कोष्टक चिन्ह। कोष्टक यानी ब्रैकेट भी जिसको हम बोल देते हैं। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। भाव हमने कोई शब्द लिखा, हम क्या करते हैं, कोष्टक में उसका अर्थ लिख देते हैं ताकि उस शब्द का, उस वाक्य का अर्थ अच्छे से हमें समझ में आ जाए। कोष्टक का प्रयोग
किसी शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक का उपयोग मुख्यतः वाक्यों में शब्दों के मध्य किया जाता है। लघु कोष्ठक, मझला कोष्ठक और दीर्घ कोष्ठक, ये 3 प्रकार के हम इसमें प्रयोग करते हैं। आइए जानते कैसे। धर्मराज, धर्मराज किसको कहा गया है? युधिष्ठिर को। तो हम धर्मराज के साथ ब्रैकेट में यानी कोष्ठक में हम युधिष्ठिर लिख देते हैं, उससे सभी को समझ आ जाता है कि धर्मराज का अर्थ है युधिष्ठिर। सत्य और धर्म के संरक्षक थे। लता मंगेशकर भारत की कोकिला, कोकिला शब्द का हमने अर्थ स्पष्ट किया, मीठा गाने वाली है। उच्चारण, बोलना। अब हमने उच्चारण का अर्थ क्या स्पष्ट किया? बोलना। जीभ एवं कंठ से होता है। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह अगला है हमारा अवतरण चिन्ह। 1-1 कोमा और 2-2 कोमे। अवतरण चिन्ह या इनको हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। किसी ओर से लिखे या कहे गए वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महाकवि तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तो जो उन्होंने कहा है उसे वाक्य को हम ये चिन्ह लगा देंगे, उद्धरण और अवतरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत है। अब महाभारत एक शब्द है तो यहाँ पर हम सिंगल कॉमास लगाएंगे, भाव अवतरण चिन्ह लगाएंगे। आगे है भारतेंदु जी ने कहा, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो यहाँ पर हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? उद्धरण चिन्ह, यानी 2-2 बार। आगे है हमारा विवरण चिन्ह, विवरण। जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत में सेब की कई किस्में पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ निम्न है। तो आगे हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया है, विवरण चिन्ह। उनका विवरण देंगे हम कौन कौन सी है। आगे है इस देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं। अब कौन कौन सी नदियां हैं उससे पहले हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे वाक्य में? विवरण चिन्ह। आगे है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग, इसमें कॉमे जो हैं वो नीचे की तरफ लगते हैं। किसी वाक्य या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने का श्रम बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश कुमार कक्षा 7वीं, राजेश, उसके बाद हम नीचे लिख रहे हैं उसकी भी कक्षा वही है तो उसके हम नीचे इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये जो उक्ति लिखी हुई है इसको पुनरुक्ति हम माना जाए। आगे है लाघव चिन्ह। किसी शब्द का संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। यानी कि किसी बड़े शब्द को एक ही शब्द में लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं वो देखिए, और हम बहुत प्रयोग करते हैं इसका। जैसे पंडित का प डालकर और आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ये पंडित के लिए आया है। प्रोफेसर के लिए हम प्रो लगाकर पीछे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। डॉक्टर के लिए इसी प्रकार हम शब्द लगा रहे हैं।